हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में पहला चैप्टर है आपका शेयर्स का और सेकंड चैप्टर है आपका डिबेंचर्स का। दोनों ही चैप्टर्स आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी हैं और आपका जो CUET का पेपर होता है उसके पर्सपेक्टिव से भी ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। और दोनों चैप्टर्स के कोर को समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब हमें ये पता है, हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस देख चुके हैं, हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस देख चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की। तो एक कंपनी होती क्या है? तो अगर मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो कोई भी एक ऐसा बिजनेस जिसे कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर कराया जाता है या इससे पहले वाले किसी भी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर कराया जाता है उसे हम बोलते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, राइट। लेकिन अब हम आते हैं इसके कोर पर कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस से किस तरीके से अलग है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी भी बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। अगर हम बात करें बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स या उसके कितने ओनर्स हैं उस पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो 3 तरीके की कंपनीज होती हैं: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। अब वन पर्सन कंपनी के तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वहाँ पे सिर्फ एक आदमी होगा, यानी कि एक ओनर होगा, राइट। इसमें कुछ आपकी कंडीशंस होती हैं, आपकी बुक में डिटेल में गिवन है, जैसे कि जो ओनर है वो एक सिटीजन होना चाहिए है और रेजिडेंट होना चाहिए है इंडिया का, राइट। जो इसकी कैपिटल होती है वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए है, 3 साल का टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। उसके बाद वन पर्सन कंपनी से हम लोग आते हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 लोग और मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। और जो ये 200 लोग होते हैं ये हमेशा स्टैटिक रहते हैं, मतलब सेम रहते हैं। सेम इन द सेंस, मतलब अगर मैंने 200 लोग मिलाकर एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 200 लोग में से किसी की मेंबरशिप या किसी की ओनरशिप चेंज हो पाए, राइट। तो ओनरशिप यहाँ पे क्या रहती है? सेम रहती है। और इसके बाद हमारे पास आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जब हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो ये इम्प्लाइड है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सिर्फ इसी में नहीं, आप आगे भी जितनी भी अपनी फर्दर स्टडीज़ करेंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन में अकाउंट्स पढ़ेंगे, CA में पढ़ेंगे या CS में पढ़ेंगे, मेजरली आप लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पर्सपेक्टिव से ही अकाउंट्स की बात करेंगे। तो जो हमारा ये पूरी सेकेंड बुक है, यहाँ पे हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता क्या है, राइट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हमने पहले लिया था, पहले जब मैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ा रही थी तब मैंने एक जिम का एग्जांपल लिया था। अभी भी मैं वही एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैंने एक जिम स्टार्ट किया, राइट, और उसके लिए मुझे 1 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। अब जब मुझे 1 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, मैंने अलग अलग जगह से देखा, मेरे पास इतने रिसोर्सेज आ गए और मैंने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर जिम और मैं जो हूँ एक ही ओनर है, तो इसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, राइट। धीरे धीरे मेरा जो जिम का रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं इस जिम की चेन जो है वो अपनी पूरी सिटी में स्टार्ट कर सकती हूँ। 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मैं 2-4 जिम और खोलना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे और पैसा चाहिए होगा, मतलब और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब मुझे ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी और उसके साथ साथ मुझे ज़्यादा मैनेजरियल स्किल्स और ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट, तो मैं किसकी तरफ गई? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ गई। मैंने अपने 4 दोस्तों को और बुलाया, उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट किए और इस तरीके से 5 करोड़ की कैपिटल से और 5 ओनर्स के साथ मैंने पूरी एक जिम की चेन स्टार्ट कर दी अपनी पूरी सिटी में या अपनी पूरी स्टेट में, जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। अब क्या हुआ? अब रिस्पॉन्स और अच्छा आने लगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करूँ और एक्सपैंड करूँ। मैं नहीं, मतलब जो हम 5 ओनर्स हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करें। अब और एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं? बाकी सिटी में, बाकी स्टेट्स में अपने जिम्स की ब्रांचेस खोलकर। अब उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब हम 5 लोगों ने बैठ के एक पूरा प्लान बनाया, एक फीजिबिलिटी स्टडी की। फीजिबिलिटी स्टडी मतलब होता है ये देखना कि जो हम सोच रहे हैं वो पॉसिबल भी है या फिर नहीं है। तो हमने एक फीजिबिलिटी स्टडी की। हमने कहा ठीक है, हम 5 लोग मिलके कर लेंगे, लेकिन हमें एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और वो कैपिटल कितनी होगी? हमने पूरा जितने भी इनपुट्स चाहिए होते हैं, जितना भी आपका जितनी भी लागत अभी तक के जिम्स में आई है, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने एक एस्टिमेशन बनाई और हमारे पास एक फिगर आया, लेट्स से 50 करोड़ का,
राइट। हमारे पास किसका फिगर आया, 50 करोड़ का फिगर आया। यानी कि हमें ये बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, 50 करोड़ रुपीस चाहिए है। अब 50 करोड़ ना मेरे पास था ना मेरे साथ वाले दोस्तों के पास था, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि हाँ हमारे पास कुछ अमाउंट तो अवेलेबल है। तो जो हम ओनर्स थे ऑलरेडी, हमारे पास लेट्स से 30 करोड़ अवेलेबल थे। ठीक है, हमने जो अभी तक जिम स्टार्ट किया था उससे जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया था और हमने अपने सारे असेट्स को डाइल्यूट कर दिया और सब मिलाकर हमारे पास 30 करोड़ अवेलेबल है। राइट, उसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट कितने की बचती है, 20 करोड़ की रिक्वायरमेंट मेरे पास बचती है। राइट, मेरे पास 20 करोड़ की रिक्वायरमेंट बचती है। अब ये 20 करोड़ रुपीस कहाँ से आएंगे, राइट। अब पहली बात, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में अगर मुझे इतना बड़ा अमाउंट चाहिए है तो मुझे बहुत सारे पार्टनर्स और चाहिए होंगे, और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एक छोटा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, इतनी बड़ी कैपिटल वहाँ से नहीं आ सकती है। तो अब हमने कहा कि अब हम क्या करेंगे, एक बड़े फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ जाएंगे, और इसीलिए हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, एक कंपनी फॉर्म करेंगे। राइट, हम लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर कराएंगे और हम एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को रन करेंगे। राइट, तो पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझ में आई कि जब हमें एक बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ आते हैं, एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ आते हैं। राइट, नाउ अब हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी शुरू की कि हमारे पास ये 20 करोड़ रुपीस कहाँ से आ सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। राइट, जब भी हम लोग बात करते हैं कैपिटल रेज करने की एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, तो मेजरली आई एम यूजिंग द वर्ड मेजरली, क्योंकि मैं ऑल नहीं कह रही हूँ, और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मेजरली दो सोर्सेज होते हैं किसी भी कंपनी के पास अपनी कैपिटल रेज करने की। हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो इस कैपिटल को रेज करने के लिए दो तरीके होते हैं कंपनी के पास, एक होता है डेट, राइट, और एक होता है इक्विटी। राइट, आपको इन दोनों वर्ड से नाता जोड़ लेना है, क्योंकि आगे आने वाले जो दो चैप्टर्स हैं उसमें हम इसी की बात करने वाले हैं, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी को का पूरा नाम होता है इक्विटी शेयर्स। राइट, नाउ यू मस्ट बी एबल टू रिलेट। अब कैपिटल रेज करने के दो तरीके होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक डेट। पहले बात कर लेते हैं डेट की। डेट का मतलब होता है उधारी। उधारी का मतलब क्या है कि 20 करोड़ रुपए मुझे चाहिए है, मैं बैंक के पास गई, मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे 20 करोड़ रुपए उधारी पर दे दो, या मैं किसी ऐसे इंसान के पास गई जिसके पास पैसे थे और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 20 करोड़ रुपए उधारी पर दे दो। अब जैसे ही मैं वर्ड यूज़ करूँगी उधारी पर, तो उसके साथ दो चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़, अगर मैं पैसा उधारी पर ले रही हूँ तो मुझे मतलब क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो क्या होगा, प्री डिटरमिन्ड होगा। प्री डिटरमिन्ड यानी कि पहले से डिसाइडेड होगा। आप बैंक पे जाते हो, बैंक से आप लोन लेते हो, तो बैंक आपसे पहले ही कह देता है कि हाँ भाई ये पैसा ले लो, लेकिन आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा। यूजुअली हर साल आपको देना पड़ता है पर एनम के हिसाब से। राइट, तो पहली चीज़ क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ज़रूर पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, एक फिक्स्ड टाइम के लिए, फिक्स्ड टाइम के लिए। अब जब आप लोन लेने जाते हो या आप किससे पैसा उधारी पे मांगते हो, एक तो वो आपसे पूछता है कि हाँ भाई आप इंटरेस्ट कितना दोगे, दूसरी चीज़ वो क्या पूछता है कि पैसा वापस कितने टाइम बाद करोगे। राइट, तो एक फिक्स टेन्योर के लिए होता है। राइट, तो जब भी हम लोग डेट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो दो चीज़ें आ जाती हैं, एक इंटरेस्ट ज़रूर पे करना पड़ेगा और दूसरा हमें एक फिक्स टाइम के लिए वो पैसा मिलेगा, 10 साल 20 साल। राइट, तो इसे हम बोलते हैं डेट। अब डेट की डाउन साइड क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब लेट से मैंने जिम स्टार्ट तो कर दिया, इनिशियल ईयर्स में कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। राइट, एकदम ऐसा थोड़ा है कि मैंने बाकी सिटीज़ में भी स्टार्ट किया और एकदम लोगों मेंबरशिप लेने आ गए। अब और भी बहुत बड़े बड़े जिम्स की चेन्स अवेलेबल हैं, जैसे गोल्ड जिम्स की अवेलेबल है मेंबरशिप। राइट, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ा है कि लोग फटाफट मेरे जिम की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से मेरा बिजनेस बढ़ेगा और धीरे धीरे लोग आना शुरू होंगे और धीरे धीरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन डेट की वजह से क्या होगा कि अगर मैं कह रही हूँ कि भाई 20 करोड़ पे मैं 10% ब्याज दूंगी, तो मतलब चाहे मुनाफा हो या फिर ना हो, मुझे 10% का ब्याज देना ही पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करनी ही पड़ेगी। राइट, और उसके बाद 20 करोड़ लेट से मैंने 10 ईयर्स के लिए लिए हैं। राइट, तो 10 साल बाद मुझे फिर से एक नया सोर्स ढूंढना पड़ेगा कैपिटल का। राइट, तो ये होता है सबसे पहले डेट, जिसे हम लोग डिबेंचर्स भी बोलते हैं। राइट, डिबेंचर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिबेंचर्स के अकाउंटिंग पर आएंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि डेट मतलब है उधारी का पैसा।
उसके बाद आते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स मतलब होता है यहाँ पर हम लोग ओनरशिप जो होती है वो बांट देते हैं। किस तरीके से बांटते हैं, थोड़ा बोर्ड क्लियर कर देते हैं ताकि हमारे लिए एक जगह बन जाए और हम आसानी से समझ सकें इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। ओके, तो हमारे पास डेट का ऑप्शन था और हमारे पास अब आ रहा है इक्विटी का ऑप्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट इक्विटी। अब मैंने कहा कि 20 करोड़ क्या करते हैं हम लोग, 20 करोड़ की हम लोग इक्विटी बांट देते हैं। 20 करोड़, ठीक है, ये है हमारा फिगर जो हमें चाहिए, क्योंकि 30 करोड़ हमारे पास है, हम 5 लोगों के पास मिलाकर, और 20 करोड़ हमें और चाहिए है, नहीं, राइट। अब जो ये 20 करोड़ है, हमने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे। छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे मतलब अब अगर मैं किसी एक इंसान से 20 करोड़ मांगने जाऊंगी तो वो इंसान मुझे पैसे नहीं देगा। लेकिन अगर मैं हर एक इंसान से 100 रुपये मांगने जाऊंगी, ठीक है, एक आदमी था, मैं उसके पास गई, मैंने उससे कहा कि मुझे 100 रुपये दे दो, ठीक है, तो वो कहेगा क्यों चाहिए। मैं कहूँगी आप मुझे 100 रुपये दोगे तो ये हो सकता है कि कल के दिन वो 110 रुपये बन जाए। वो कहेगा ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं उसे बताऊंगी कि भाई मेरा एक जिम चल रहा है, वो जिम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैंने उसकी 5 ब्रांचेस ऑलरेडी खोल दी हैं, अब मैं चाह रही हूँ कि बाकी स्टेट्स में भी मैं उसकी ब्रांचेस खोल दूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले टाइम में जो आप मुझे 100 रुपये दोगे मैं उसको 110 कर दूंगी, ठीक है। अब इसे लगा हाँ ठीक है, 100 रुपये की तो बात कर रहे हैं और 100 का कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसने कहा कि एक काम करो, 100 रुपये नहीं, मेरे से कितने ले लो, 1000 रुपये ले लो, ठीक है, कितने रुपए ले लो, 1000 रुपये ले लो, और मुझे कितने दे देना, इतने दे देना, राइट। मतलब वो उसने क्या किया, जो उसके पास स्पेयर मनी पड़ा था वो मुझे दे दिया। इस तरीके से मैंने 100 रुपये क्या किए, बहुत सारे लोगों से मांगे, राइट। बहुत सारे लोगों से जब हम इस तरीके से पैसे मांगते हैं, जब हम उनसे कहते हैं कि भाई हमें कैपिटल दे दो, तो उसे बोला जाता है बेटा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। मैंने क्या किया है, इनिशियल यानी कि पहली, पब्लिक यानी कि बाकी लोगों से, ऑफरिंग मैंने लोगों को ऑफर किया है कि आप क्या कर सकते हो, आप मेरे जिम के क्या बन सकते हो, मालिक बन सकते हो। कितने रुपए देके, 100 रुपये देकर। कैसे, आप मेरे कंपनी का क्या करो, एक शेयर खरीद लो। तो मैंने क्या किया, जो ये 20 करोड़ रुपए थे इसे 100 की डिनोमिनेशन में बांट दिया, यानी कि मैंने इस कैपिटल को कितने हिस्सों में बांट दिया है, 20 लाख हिस्सों में मैंने इसे बांट दिया है। एक हिस्सा कितने रुपए का है, 100 रुपये का है। सो 20 लाख इंटू 100 विल बी 20 करोड़ रुपीस। तो मैं क्या कर रही हूँ, 20 लाख लोगों से 100 रुपये मांग रही हूँ, राइट। कैसे मांग रही हूँ, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई चीज़ बेचने जा रही हूँ तो उसके लिए एक मार्केट होगा, तो इस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉक मार्केट। इस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो मतलब मेरी एक कंपनी है, मैंने लोगों को बताया कि भाई मेरा ये बिजनेस है, ये अभी तक इसकी परफॉर्मेंस है, अब मैं चाह रही हूँ मैं इस बिज़नेस को बढ़ाऊँ, उसके लिए मुझे 20 करोड़ चाहिए हैं, तो मैं 20 लाख शेयर्स मार्केट में डाल रही हूँ, 100 रुपये का एक शेयर है, ये मेरी ऑफर है आपसे कि आप चाहें तो मेरी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, और ये कहाँ पे अवेलेबल होगा, स्टॉक मार्केट में ये शेयर अवेलेबल होगा, राइट। तो इस तरीके से लोग क्या करेंगे, अब लोग देखेंगे कि हाँ भाई इनके पास अब देखेंगे कि हाँ इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो मेरे पास लोग आएंगे और मेरी कंपनी का शेयर खरीद लेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, पूरी जो कैपिटल हमें चाहिए थी उसे हमने छोटे हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया, 20 लाख। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। हिस्से को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, राइट। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ इस एक शेयर की वैल्यू है। और मैंने पूरी कैपिटल को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि मेरे को कैपिटल भी मिल गई, और क्या हुआ, मेरे जो शेयर्स थे वो स्टॉक मार्केट में चले गए, और मुझे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो मुझे मिल गई है, और मुझे जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना था वो भी पे नहीं करना पड़ेगा। अब जायज़ सी बात है, जो ओनर है उसे कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि आपका जो शेयर है वो 100 रुपये से कितने का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा, राइट। उन्हें कुछ तो रिटर्न देना पड़ेगा, उन्हें प्रॉफिट में कुछ हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, अब जिनके पास ये शेयर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर शेयर होल्डर्स। मतलब जिनके पास वो शेयर है तो वो क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दिया जाता है बेटा उसे बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। ये टर्म्स याद रखिएगा। डिबेंचर होल्डर्स को जो रिटर्न देते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, राइट। लोन पे जो पैसा दिया जाता है उसे इंटरेस्ट बोलते हैं, और शेयर्स पे जो प्रॉफिट दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, राइट।
अब फॉर एग्जाम्पल जो ये एक इंडिविजुअल था जिसने मुझे 100 रुपये दिए थे, अब उसने मुझे 100 रुपये क्यों दिए कि भाई इसका पैसा क्या हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा कुछ टाइम बाद। अब सोच के देखिए, आप एयरटेल का शेयर खरीद रहे हैं, आप आईटीसी का शेयर खरीद रहे हैं, आप आईआरसीटीसी का शेयर खरीद रहे हैं। आप क्यों खरीद रहे हैं? आप इसलिए थोड़ा ना खरीद रहे हैं कि भाई आईआरसीटीसी कोई बाद में डिसीजन लेगा तो मुझसे पूछ के लेगा, या एयरटेल कंपनी अगर कोई डिसीजन ले रही है तो मुझसे पूछ के लेगी, या अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई डिसीजन ले रही है तो मुझसे पूछ के लेगी, या अडानी ग्रुप कोई डिसीजन ले रहा है तो मुझसे पूछ के लेगा। आप ये तो नहीं सोचेंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास 1000 रुपये रखे थे, अगर ये कंपनी ग्रो कर रही है तो मेरे 1000 रुपये अगर मैं इसमें डालता हूँ या डालती हूँ तो मेरा पैसा भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, राइट। तो जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, ये इंटरेस्टेड नहीं होते आपकी कंपनी को मैनेज करने में। इंटरेस्टेड सिर्फ कौन थे? वो 5 लोग जिन्होंने मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं और मेरे 4 दोस्त, राइट। हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी को मैनेज करने में। बाकी जो ये 20 लाख लोग हैं जो हमें 100 रुपये देंगे, वो हमारा बिजनेस को मैनेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा लगा रहे हैं ताकि उनका पैसा क्या कर सके, ग्रो कर सके, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जो ओनरशिप होती है, अब आपने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनरशिप के साथ मैनेजमेंट भी आता था। अगर आप ओनर हैं तो आपको डिसीजन भी लेना है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी अगर आप ओनर हैं तो आपको डिसीजन भी लेना है। लेकिन यहाँ पे जो ये 20 लाख लोग हैं, इनसे हम डिसीजन लेने थोड़ा ना जाएंगे। अब अगर एयरटेल को कोई डिसीजन लेना है और आपके पास एयरटेल का एक शेयर है, तो वो आपसे आके पूछेंगे थोड़ी ना कि भाई मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि बेटा जो ओनरशिप होती है और जो मैनेजमेंट होती है वो अलग होती है। अभी तक जब हम पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देख रहे थे तो ओनरशिप और मैनेजमेंट कंबाइंड था, वहाँ पे दोनों के बीच में डाइवोर्स नहीं था, दोनों अलग अलग नहीं थे। ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही इंसान के हाथ में होती थी, जिसके पास ओनरशिप थी उसी के पास मैनेजमेंट थी। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में इतने सारे ओनर्स होते हैं कि हम लोग सबसे मैनेजमेंट नहीं करा सकते हैं, तो इसीलिए ओनरशिप और मैनेजमेंट में क्या होता है, अलग होते हैं। लेकिन ये किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं? ओनर्स जो होते हैं बेटा, वो कंपनी के मैनेजर्स को इलेक्ट करते हैं। कैसे इलेक्ट करते हैं? वोटिंग राइट से। अब यहाँ पे एक बंदे ने 1 शेयर खरीदा था तो उसके पास कितनी आ गई, 1 वोट आ गई। अगर उसके पास 10 शेयर होंगे तो उसके कितनी वोट्स आ जाएंगी, 10 वोट्स आ जाएंगी, राइट। अब उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, हम 5 लोगों की, हमारे पास क्या है, हमारे पास 30 करोड़ रुपीज़, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो जो मेजर बिजनेस है वो किसको बिलोंग करता है, हम 5 लोगों को बिलोंग करता है। तो जो ओनर्स होते हैं वो क्या चूज करते हैं, डायरेक्टर्स चूज करते हैं। क्या चूज करते हैं? डायरेक्टर्स, जिन्हें हम कलेक्टिवली बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो कंपनी के मैनेजमेंट को यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि 20 लाख लोग जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज करेंगे, जो ये 5 लोग हैं। अब 20 लाख लोग ले लो, पूरे इंडिया में बट रखे हैं और इंडिया से बाहर में, कोई तमिलनाडु में बैठा है, कोई देहरादून में बैठा है, कोई लखनऊ में बैठा है, राइट। वो वोट कर रहे हैं कि भाई लेट से 2 कैंडिडेट थे, कैंडिडेट ए था, एक कैंडिडेट बी था, राइट। वो वोट कर रहे हैं कि कैंडिडेट ए बनना चाहिए डायरेक्टर या कैंडिडेट बी बनना चाहिए। अब 20 लाख लोग पता नहीं किस किस को वोट देंगे, लेकिन ये 5 लोगों ने मिलके किसे वोट दिया, ए को वोट दिया। तो किसकी चलेगी? जिसके पास मैक्सिमम शेयर्स हैं। तो जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग होती है वो किसके हाथ में होती है? जिसके पास मैक्सिमम शेयर उस कंपनी के होते हैं। तो बेटा जब भी हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब अगर मैंने एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं क्या करूँगी, मैं उतने शेयर्स ही मार्केट में निकालूंगी जिससे मेरी ओनरशिप ना खत्म हो। अगर मैं सिर्फ 10 करोड़ लेती और बाकी सारा बांट देती तो मेरे पास ओनरशिप ही नहीं रहती, राइट। मेरे पास वोटिंग राइट ही ना रहते। तो मैं क्या करूँगी, 50% या 50% से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो अपने पास रखूंगी और बाकी क्या कर दूंगी, आम जनता से पैसा मांगूंगी। और इसीलिए इसे बोला जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि ये क्या कर रही है, जनरल पब्लिक से पैसा मांग रही है, राइट। वो कह रही है कि आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, राइट। और लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये के शेयर्स जो थे वो बेच दिए, राइट। शेयर्स बेच दिए। अब एक इंडिविजुअल था, इसका नाम लेट से था के या राम ने कहा कि मैं आपको 100 रुपये तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे ये पैसा वापस चाहिए होगा तो ना,
वी वेरी वेल नो कैपिटल तब तक ओनर को वापस नहीं मिल सकती है जब तक कि बिजनेस डाइल्यूट ना किया जाए। तो अगर कल के दिन अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए है तो आपको वो वैसा पैसा कंपनी से वापस नहीं मिलेगा। मैं आपसे क्या कहूँगी, आपने मुझे पैसा दे दिया, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, बाजार में जाके अपना शेयर किसी और को बेच सकते हो। कौन से बाजार में? स्टॉक मार्केट में। अब इसी तरीके से बेटा क्या होता है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स बिकते हैं। अब आपके पास आज एयरटेल का शेयर था, कल के दिन आपने बेच दिया तो कोई और ओनर बन गया, परसों उसने किसी और को बेच दिया तो अब वो ओनर बन गया, राइट। और इसी तरीके से आपको पता है, क्योंकि शेयर जो है वो बिकता खरीदता रहता है। अब कैसे बिकेगा, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि एयरटेल कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इसका शेयर है 100 रुपये का, ये मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, बिक रहा है 150 रुपये का। अब अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो 160 का भी बिक सकता है। अब अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लोग ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, और हमें थ्योरी ऑफ डिमांड तो पता ही है कि जितने ज़्यादा लोग उसे खरीदना चाहेंगे उतना उसका प्राइस बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स का प्राइस होता है वो चढ़ता और घटता रहता है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, जितनी कम सप्लाई होगी, उतना ज़्यादा उसका प्राइस हो जाएगा। जितना अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही होगी उतना अच्छा उसका प्राइस हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे किसी भी शेयर का प्राइस डिटरमाइन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप जो है वो हमेशा बदलती रहती है। ये है आपका थर्ड डिस्टिंक्शन कि आपका कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप से और पार्टनरशिप से कैसे अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में हमने देखा था कि अगर ओनर चेंज होता है तो बिजनेस डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। आज आप ओनर हैं, कल कोई और है, परसों कोई और होगा, राइट। इस तरीके से जो शेयर्स होते हैं यानी कि जो ओनरशिप होती है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है, right? So this is a company form of business in crux for you. Let me give it a quick recap for you. एक बड़ा बिजनेस चाहिए हमें, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो ज़्यादा कैपिटल के लिए हम लोग आम जनता से पैसा मांगेंगे। आम जनता को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक बोलते हैं। इसीलिए इस टाइप ऑफ बिजनेस को क्या कहा जाता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, राइट। यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी की कैपिटल होती है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। उन छोटे छोटे हिस्सों को बांट के हम लोगों से कहते हैं कि हमें पैसा दे दो, जिसे हम बोलते हैं आईपीओ। अभी पेटीएम का आईपीओ आया था, नाइका का आईपीओ आया था, एलआईसी का आईपीओ आया था, राइट। रोज किसी ना किसी कंपनी के आईपीओ आते रहते हैं। उसके बाद वो वाले जो शेयर्स है वो कहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। तो लोग आसानी से कभी भी उस कंपनी के शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसे हम बोलते हैं बेटा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और जो कंपनी की कैपिटल का एक छोटा हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं शेयर्स, और या हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स। वैसे दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो ये तो हो गया कि एक कंपनी क्या होती है। सबसे पहली चीज़ कि वो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले किसी कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन हम ऐसी लेंगे जिसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड हो जाए। यहाँ पर मैंने एक फंक्शनल डेफिनेशन लिखी है कंपनी की। बहुत अलग अलग डेफिनेशंस आपकी बुक्स में गिवन है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक डेफिनेशन ये भी कहती है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है और 1% कंपनी नहीं होती है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। ये वाली डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कंपनी की वो भी कवर हो जाती हैं। सो आई एम सेइंग अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी कंपनी है उसमें हमने ये देखा कि आज आपके पास है किसी कंपनी का शेयर, राइट। आपके पास रिलायंस का शेयर है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। तो इस तरीके से ओनरशिप जो है वो चेंज हो रही है। तो अगर ओनर और बिजनेस की एग्जिस्टेंस अलग अलग नहीं होगी तो ओनरशिप के चेंज होने पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ओनरशिप जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसीलिए बिजनेस की एग्जिस्टेंस को ओनर की एग्जिस्टेंस से अलग रखना पड़ेगा। इसीलिए जब भी हम लोग बेटा एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाते हैं तो हम एक बिजनेस को उसकी एक अलग नाम देते हैं, एक बिजनेस को उसका अपनी एक अलग आइडेंटिटी देते हैं, उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करते हैं। किसके तहत, लॉ के तहत, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट यानी कि अलग, लीगल यानी कि क्योंकि ये क्या है, लॉ की आइज में एग्जिस्ट करती है। एंटिटी यानी कि एग्जिस्टेंस, मतलब ये कंपनी स्यू हो भी सकती है अपने नाम पर और स्यू कर भी सकती है अपने नाम पर। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कोई केस करते हैं तो वो अंबानी जी पे केस करना नहीं है, क्योंकि अंबानी जी की एग्जिस्टेंस और रिलायंस कंपनीज की, रिलायंस लिमिटेड की एग्जिस्टेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं, बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जिसे कैसे क्रिएट किया गया है, लॉ के तहत क्रिएट किया गया है। और अगर क्रिएट लॉ से किया गया है तो उसे ख़त्म भी कैसे किया जा सकता है, लॉ के तरीके से ही किया जा सकता है। तो एक कंपनी क्या
होती है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जिसकी एक अलग एग्जिस्टेंस होती है। किससे? अपने ओनर से, जिसे कैसे क्रिएट किया जाता है? लॉ से क्रिएट किया जाता है। और जिसे ख़त्म कैसे किया जाता है? लॉ से ही ख़त्म भी किया जा सकता है। दूसरी चीज़ परपेचुअल सक्सेशन। अब ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। परपेचुअल सक्सेशन क्यों? अब आपने अपना शेयर किसी और को बेच दिया, किसी और ने किसी और को बेच दिया, तो इस तरीके से आप शेयर्स बेशक जितने मर्जी लोगों को बेच दें, लेकिन बिजनेस जो है वो एक इनडेफिनाइट टाइम के लिए चलता जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन कि ओनर आते जाते रहें, कोई ओनर ना रहे, कोई ओनर अपना शेयर किसी और को दे दे, उससे बिजनेस की एग्जिस्टेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस जो है वो चलता रहता है, राइट। तो एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या एंजॉय करता है? परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि चलने वाली सक्सेशन, आगे चलता रहता है। एंड अ कॉमन सील। अब परपेचुअल सक्सेशन और ये सारी चीज़ों से ही रिलेटेड है आपका कॉमन सील। अब अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में हैं और आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो पार्टनर्स क्या करेंगे? उसमें साइन करेंगे। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हैं तो सोल प्रोप्राइटर साइन करेगा। अब अगर एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में है तो सारे ओनर से साइन थोड़ा ना करवाने जाएंगे। तो बिजनेस जो है उसका अपनी एक एग्जिस्टेंस है, तो उसका एक सिग्नेचर भी होना चाहिए। अब वो एक एक्चुअल पर्सन तो है नहीं, क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन का सिग्नेचर क्या होगा? एक मोहर होगी जिसमें उसका नाम लिखा जाएगा। तो इसीलिए हर एक बिजनेस की जो एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है उसकी एक मोहर होती है जो उसके स्टैम्प की तरह एक्ट करती है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन सील। तो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो होता है किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, उसमें उस कंपनी की सील लगी हुई होती है और कुछ डायरेक्टर्स का साइन हो रखा होता है टू प्रूव कि हाँ कंपनी ने, जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो इस बात पे एग्री करती है या उसने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, राइट। इट शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब अगैन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया परपेचुअल सक्सेशन क्यों है, क्योंकि इसके शेयर्स क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल है। आप ए को बेचेंगे, ए बी को बेचेगा, बी दोबारा ए को भी बेच सकता है, सी को बेच सकता है, किसी को भी वो शेयर्स बेच सकते हैं। एंड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। अब मुझे एक इंडिविजुअल ने क्या कहा था? 100 रुपये दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि मेरी कंपनी का शेयर कितने का था? 100 रुपये का था। तो जब मेरा बिजनेस डाइल्यूट हो रहा होगा तो मैं उससे और पैसे नहीं मांग सकती हूँ। मैक्सिमम उसका कितना पैसा डूब सकता है? 100 रुपये ही डूब सकता है। अगर आपने आज के दिन एयरटेल का शेयर खरीदा 120 रुपये का, 120 का है नहीं, मैं बस बता रही हूँ, तो मैक्सिमम जो आपका पैसा डूब सकता है वो कितना है? 120 है। मतलब 120 से 0 पे जा सकते हैं और आपकी लायबिलिटी 120 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है। बेशक आप ओनर हैं, लेकिन आपकी लिमिट, आपकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ जितने का आपने शेयर खरीदा है उतने तक ही लिमिटेड है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट और ओनरशिप जो है वो अलग अलग होते हैं, राइट। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम और भी आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अब हमने ये समझा कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है। अब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसे एक बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को वो किस तरीके से पूरी करते हैं? या तो डेट के थ्रू या फिर इक्विटी के थ्रू। और यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके जो आपका ये अकाउंट्स है फॉर क्लास 12 सेकेंड बुक, इसमें, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? इससे रिलेटेड पूरी अकाउंटिंग। मैं आपको सारी जर्नल एंट्रीज बता दूंगी। वो जर्नल एंट्रीज हम लोग इतने आसान तरीके से सीखेंगे कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। अब जो ये वाला आपका लेक्चर था ये थ्योरेटिकल बेस के लिए बहुत ज़रूरी है, सो डोंट मिस आउट ऑन इट। इसे पूरा देखिए और इसे देखने के बाद अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट्स में बता दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है यानी कि जहाँ पे हम लोग इसके अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव की बात करेंगे वो जब भी आए आपको पता रहे। इस वीक में मैं सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी और आपके पास पूरा जो आपके जो शेयर अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड सारे आपके एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन। जितने भी क्वेश्चंस हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी लगी है वीडियो वो भी बताइए, नहीं लगी है, इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो भी बताइए। दैट इज़ हाउ वी ऑल कैन ग्रो। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम।